मिलते ही कोतवाली पहुंचकर हिंदूवादी संगठनों के नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। जालंधर से यह खबर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरा सचखंड बल्ला में 600 रविदास जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने संतों और श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए कहा कि उन्हें पद्म संत निरंजन दास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने डेरा के टूरिस्टों और ट्रस्टियों और बरिंदर दास जी का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से आए पूज्य संतों और पंजाब के भाई बहनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पवित्र भूमि हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अगली खबर नई दिल्ली से है जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह बजट लगातार आर्थिक विकास और ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरल सुधारों और इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया गया है ताकि उत्पादक बढ़े और रोजगार के अवसर सृजित हों। बजट में हर शहर को सालाना 1000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो वहीं सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 40,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की घोषणा की गई है। साथ ही रेयर अर्थ कॉरिडोर ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7 और दुर्लभ बीमारियों को इंपोर्ट ड्यूटी छूट में जोड़ा गया और बैगेज क्लियरेंस और व्यक्तिगत सामान पर ड्यूटी फ्री सुविधा बढ़ाई गई। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सुधारों पर भी ध्यान दिया गया। इस बजट का उद्देश्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से आम आदमी तक लाभ पहुंचाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। Economy to maintain the growth momentum, and for that growth momentum or sustained economic growth which we want to ensure, primarily we are looking at building the ecosystem with structural reforms which will go on. Reforms have been carried out. We are continuing to do the reform activities, so it will continue with an aim to make sure that we create enough environment for improving productivity and making sure employment is generated. Also, technology, 21st century, this century is completely driven by technology. तो अगली खबर नई दिल्ली से जहां कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा विपक्ष के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय बजट 2026 की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास अब नए विचार बचे ही नहीं हैं और बजट भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा। खड़गे ने बताया कि बजट में गरीबों, शिक्षितों, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। मुद्रास्फीति, रुपए के मूल्य में गिरावट, घरेलू बचत में कमी और व्यक्तिगत ऋण बढ़ने जैसी समस्याओं पर कोई योजना जो है नहीं दी गई। और इसके अलावा वित्त आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकार की गंभीर वित्तीय स्थितियों को नजरअंदाज किया गया।
सांसद खड़गे ने कहा कि बजट उपभोक्ता मांग को लेकर पुनर्जीवित करने में भी विफल रहा और आर्थिक असमानता को बढ़ने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है और खास करके ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिखाया। आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे का जो ये दिखाता है कि व्यापार में अनिश्चितता भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती बताता है, लेकिन बजट मुश्किल से इस समस्या को स्वीकार करता है। इसी तरह रुपए का गिरते हुए मूल्य के निपटने की भी कोई योजना उनके पास नहीं है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026 को आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बजट में आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। महिलाओं के लिए प्रत्येक जनपद में छात्रावास के निर्माण की व्यवस्था की गई और इसके अलावा युवाओं के लिए हर क्षेत्र में रोजगार और अवसर बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सुधारात्मक पहल भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ने आज नए भारत का, विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए दिए गए मार्गदर्शन और उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए हृदय से आभार व्यक्त। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026 को विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक सशक्त और दूरदर्शी कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ये बजट देश की विकास यात्रा को नई गति देने वाला है। बजट में लोकल से ग्लोबल की सोच को मजबूती दी गई है, जिससे स्थानीय उत्पादों और उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की संभावना बढ़ेगी। ये बजट रिफॉर्म से परफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ते भारत की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है, जहां नीतियों का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए युवा रोजगार, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वरोजगार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कुल मिलाकर यह बजट समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला बजट है। आज माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा, अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है
उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है और लोक कल्याणकारी बजट है। इसमें हर वर्ग के उत्थान का प्रावधान किया गया है। हर राज्य का, वहाँ की परिस्थितियों का पूरी तरह से ध्यान करते हुए इस बजट को बनाया गया है। भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट है। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते हुए भारत का बजट है। और हमारे लिए, चूँकि हमारे राज्य उत्तराखंड से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं हमारे राज्य के लिए। तो अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां घग्गर नदी में बाढ़ से बचाव के लिए इसी साल जमीनी स्तर पर काम शुरू करने की तैयारी है। जल संसाधन विभाग ने स्टडी के बाद डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे एक एजेंसी के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है। 6 माह में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी होगी। योजना के तहत नाली बेड और घग्गर डायवर्जन चैनल की क्षमता बढ़ाई जाएगी और कमजोर लाइनिंग को पक्का किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक घग्गर की मूल क्षमता करीब 40,000 क्यूसेक है, लेकिन फिलहाल 20 से 25,000 क्यूसेक की पानी चल पाता है। लाइनिंग की चौड़ाई की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए 325 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। घग्गर नदी मानसून में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में खेती के लिए जीवन रेखा है, लेकिन कमजोर तटबंधों के कारण लोगों में बाढ़ का डर बना रहता है और इस परियोजना से किसानों और आमजन को दोनों को बड़ी राहत मिलने की जो है उम्मीद है। तो अगली खबर जैसलमेर से है, जहां स्वर्ण नगरी में चोरी की एक अनोखी और हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई। जहां एक सरकारी कर्मचारी के खाली आवास में सेंधमारी करने के बाद चोरों ने कीमती सामानों के साथ दीवार पर बड़े अक्षरों में संदेश लिखे। चोरों ने खुद को बिहारी बाबू बताया और मकान मालिक को मजाकिया अंदाज में लिखा, घर में दारू रख रहे हो तो साथ में आलू चिप्स भी रख दो। साथ ही पुलिस को चुनौती देते हुए कहा कि थाने जाकर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं, वक्त बर्बाद होगा, रिपोर्ट मत करना। इस बेखौफ अंदाज और लिपस्टिक संदेश ने न सिर्फ जनता को चौंकाया, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी व्यंग्यात्मक सवाल खड़ा कर दिया। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है और चोर को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी गई। जो है वो हास्यास्पद है, लेकिन दूसरी तरफ ये संदेश जो है एक चैलेंज है। मतलब जिस तरह की ये खबर है, इसे सुनने के बाद और समझने के बाद ये समझ में आता है कि आजकल चोर भी कितने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें कानून का ज़रा सा भी डर नहीं है और किस तरह से घर में चोरी करने पहुंचते हैं और वहां पर लिपस्टिक से ही मकान मालिक को चुनौती दे देते हैं कि चोरी की रिपोर्ट लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चोरी की रिपोर्ट जब तक आप लिखवाएंगे तब तक हम 1, 2, 3 हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये कहना कि अगर घर में शराब रख रहे हो तो फिर उसके साथ और चीज़ें भी रख दिया करो। मतलब चोर कितने फ्रेंडली हो गए हैं, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए। और दूसरा ये कि प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं चोर कि अगर आपने ऐसी घटनाएं आमतौर पर कम देखने को मिलती हैं। ऐसी घटनाएं या तो किसी काल्पनिक चरित्र चित्रण में दिखाई देता है, यानी कि वेब सीरीज या मूवी में दिखाई देता है, या तो ये अद्भुत घटना जैसलमेर से देखने को मिली है, जहां पर ये अनोखा मामला सामने आया और घर में ही रखे सामान से दीवार पर यह लिखना कि FIR मत दर्ज कराना, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप FIR कराएंगे हम शहर छोड़ चुके होंगे, वहाँ से चंपत हो जाएंगे। ये मामला अपने आप में, अब देखिए क्या लिखा है, चोरी थाने के चक्कर काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब है कि प्रशासन का, पुलिस का किसी प्रकार का खौफ नहीं, और ये वो रास्ता है जहाँ से चोर एंटर किए थे और किस तरह से वहाँ पर बेखौफ होकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। तो चोरी का ये
अद्भुत ये खबर सुनने को मिली, जहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर व्यंग किया गया एक प्रकार से, और ये कहना कि घर में दारू रख रहे हो तो फिर साथ में चिप्स भी रखा करो। साथ ही पुलिस को ये चुनौती देना कि थाने जाकर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है, वक्त बर्बाद होगा, रिपोर्ट बिल्कुल मत करना। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विनीत ठाकुर, ब्यूरो चीफ राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, ये जो जैसलमेर से ये जो घटना आई है, ये तो अद्भुत घटना है। मतलब घर में चोरी भी किया और व्यंग भी किया जा रहा है प्रशासन पर। ये कहा जा रहा है कि चोरी की रिपोर्ट मत दर्ज कराना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट दर्ज होगी हम चंपत हो जाएंगे। दूसरी तरफ चोर ये भी कह रहा है कि अगर दारू रखे हो तो फिर चिप्स भी रख दिया करो। मतलब ये तो अद्भुत मामला है। प्रशासन इस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ ये किस तरफ ये जा रहा है ये मामला, विनीत? जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसलमेर के स्वर्ण नगरी में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें पुलिस और आम जनता दोनों को हैरान कर दिया है। और एक सरकारी कर्मचारी के सूने आवाज में सेल लगाने के बाद चोर ने केवल कीमती सामान पर हाथ साफ किया है, बल्कि दीवार पर लिपस्टिक से बड़े बड़े अक्षरों में एक मजेदार और डराने वाला संदेश छोड़ के गया है। आपको बता दूं कि चोर ने मकान मालिक को संबोधित करते हुए अपना नाम बार बार बिहारी बाबू शब्द का इस्तेमाल किया है। विनीत, जिस तरीके से ये पूरी चोरी की घटना है, आमतौर पर इस तरह की घटना हम या तो किसी वेब सीरीज में देखा करते हैं या फिर किसी मूवीज में दिखाई देता है, जहां पर चोर इस तरह की चीजें लिखकर जाता है कि FIR मत दर्ज कराना, दारू रखते हो तो चिप्स रखना। ये तो वो पिक्चर वाली हाल हो गई कि वो स्त्री तुम कल आना, और स्त्री जो एक भूतिया चरित्र चित्रण का जो है एक्टिंग कर रही है और वो कल आती है, उसी हिसाब से ये घटना हो गई है। प्रशासन को चुनौती और व्यंग दोनों कस कर गए ये जितने ये अद्भुत और कलाकार ये चोर थे। जिसे मैं बताना चाहूंगा कि चोर ने पुलिस को एक खुली चुनौती दी है, जिसमें पुलिस उसने लिखा है कि पुलिस को थाने में शिकायत करोगे तो वक्त बर्बाद होगा, बिहारी बाबू रिपोर्ट मत करना, भूल जाऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो स्वयं प्रशासन को, जो पुलिस विभाग है, उसको लपेटना का मामला ये है कि एक तरह से उसको खुली चेतावनी है। और यह दूसरी तरफ देखा भी जाए कि पुलिस शामिल भी हो सकती है, ये भी नहीं कि पुलिस शामिल हो, पुलिस को पूरा मामला पता होने के बावजूद ही पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत हो सकती है। नहीं विनीत, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी कि पुलिस प्रशासन को ऐसे इन्वॉल्व कर देना कि अगर मतलब वो मिले होंगे, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है और ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये चोरी बड़ी अद्भुत है। मतलब प्रशासन को व्यंग करना और उनको आईना दिखाना कि लीजिए आपके इलाके में चोरी कर रहे हैं और खुला चैलेंज दे रहे हैं, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। ये तो आमतौर पर गली में, सड़क पर, नाले पर, नुक्कड़ पे इस तरह की चीजें होती हैं कि ठीक है ये कर रहे हैं, जो करना है कर लेना। अब वही चोर कर रहा है, घर में चोरी किया और उसके बाद चैलेंज भी कर रहा है कि बिहारी बाबू FIR करवा रहे हैं तो भैया करवा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, राजस्थान की जो पुलिस है, सरकार है, उसको पहले से ही कार्यशैली पर लेको सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस की उसने जो चुनौती लिखी है उस तरीके से लिखी है कि चुनौती में मेरे पे FIR करो और पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो चोरों के दिमाग में जो भय था, पहले जो भय हुआ करता था, वो अब निकल चुका है। उनको पता है कि पुलिस जब तक कार्रवाई करेगी जब तक मेरा काम हो जाएगा। दूसरी चीज, आज के जमाने में इनका एक सीधा सिद्धांत हो गया है कि कहीं ना कहीं से सोर्स लगा के पहले छूट जाते हैं, थाने के अंदर तब जब जाते हैं, मुकदमा तब लिखा जाता है, उससे पहले इनकी जमानत हो जाती है। नहीं विनीत, अभी तो फिलहाल प्रशासन की अगर इस तरह की कार्यशैली है तो फिर मुझे वो याद आता है कि तुम बदले तो हम कौन सा पुराने से रहे, तुम कार्रवाई करने से रहे तो हम करवाने से रहे। मतलब जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है उस हिसाब से तो पुलिस की कार्यशैली पर भी हंसी छूटती है, और ये चोरी की वारदात तो है ही अद्भुत। जिसे हम आपने सही कहा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 3-4 दिन पहले एक डीक का मामला हुआ था जिसमें पुलिस प्रशासन पैसे के लिए भागी हुई थी कि पैसा दो मुकदमा लिखेंगे, पैसा दो कि हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख देंगे। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल खड़ा करता है कि पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। और दूसरी चीज, उसके बाद जो चोर है उसको बेखौफ होकर उसने चोरी की है और नाम भी लिखा है, तो कहीं ना कहीं एक चीज सवाल खड़ा होता है पुलिस विभाग पर भी कि पुलिस का उनको एक मिनट भी भरोसा नहीं है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई करे। बिल्कुल, तो ये भय निकला हुआ है। ठीक है विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मतलब प्रशासन का खौफ कुछ इस तरीके से खत्म हो गया है चोरों के अंदर से कि वो चैलेंज भी कर रहे हैं, व्यंग भी कर रहे हैं, चोरी की घटना को अंजाम भी दे रहे हैं
और ये कह भी रहे हैं कि एफआईआर मत करना फालतू में, कोई मतलब नहीं होगा इसका। तो फिर तो ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर और पुलिस का जो ये जीरो टॉलरेंस वाला ये जुमला है, ये तो एक्सपोज हो जाता है। क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो फिर पुलिस को भी एक स्लोगन बनाना चाहिए कि भाई इस तरह की चोरी दोबारा मत करना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और फिर अगर ये सोचकर जा रहे हो कि चैलेंज करके चले जाएंगे तो फिर पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी वैसे भी। लेकिन अब देखना होगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग चोरी की घटना आई है। मतलब कई बार तो ये लगता है कि ये एक तरफ घटना है, दूसरी तरफ ये ऐसा लगता है किसी कहानी का चरित्र चित्रण है जो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा से यह खबर है, जहां मांडल थाना क्षेत्र में रविवार सुबह घने कोहरे के बीच एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। बस गुजरात के बारडोली से आसिंद जा रही थी और हादसे के समय करीब 30 यात्री सवार थे। हादसे में प्रेम देवी संचेती गंभीर रूप से घायल हुई, जबकि अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों और मांडल थाना पुलिस की मदद से बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। प्रारंभिक जांच में हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा और कम दृश्यता माना जा रहा है, जबकि पुलिस पूरी घटना की गहनता से जांच कर रही है। तो अगली खबर रायगढ़ से है, जहां शिंदे शिवसेना ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जोरदार प्रचार अभियान शुरू कर दिया। अलीबाग तालुका के चोल निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी ने उच्च शिक्षित विकासवादी दृष्टिकोण वाले और जनता से जुड़े डॉक्टर सचिन राउल को उम्मीदवार बनाया। उनका उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का समाधान और पर्यटन आधारित रोजगार सृजन करना है। जनता उनके प्रति काफी सकारात्मक नजर आ रही है और उन्हें बहुमत से चुनने का इरादा भी रखती है। अभियान में होम टू होम प्रचार के साथ साथ मशहूर माथुर के मालिक और स्टार प्रचारक राहुल दादा पाटिल की भी भागीदारी रही। और इसके अलावा चोल पंचायत समिति क्षेत्र से अंकिता अंकुश खरत भी शिंदे शिवसेना की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और पार्टी के लिए ये जीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली खबर रायगढ़ से है, जहां जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के प्रचार चरम पर है और जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सक्षम और सामाजिक मुद्दे के जानकार उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। और नागोठाणे जिला परिषद क्षेत्र से एनसीपी, बीजेपी और शेकाप गठबंधन के उम्मीदवार किशोर भाई जैन दोबारा चुनावी मुकाबले में उतरे हैं। जन विकास और सामाजिक सरोकारों पर जोर देकर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें क्षेत्र में जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। सांसद सुनील तटकरे, मंत्री अदिति तटकरे और अन्य भाजपा नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। किशोर भाई जैन ने विश्वास जताया कि जनता के आशीर्वाद से वो रायगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मतों से विजयी होंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि नागोठाणे क्षेत्र में लंबित समस्याओं का समाधान कर विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। अगली खबर बुंडाड़ा से है, जहां महाराष्ट्र शासन के 150 दिन सेवाकर्मी और प्रशासनिक सुधारणा कार्यक्रम में खामगांव नगर पालिका को विदर्भ क्षेत्र में प्रथम स्थान और राज्य स्तरीय सम्मान मिला है। नगर पालिका के मुख्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत शेलके के नेतृत्व में सभी विभागों ने समन्वित प्रयास कर प्रशासनिक सुधारों को गति दी। सेवा पुस्तिका, अद्यतन पदोन्नति प्रक्रिया, अनुकंपा भर्ती और प्रशिक्षण उपक्रम समय में पूरे किए गए। निर्माण विभाग ने उद्यान, डिजिटल कक्षाएं, श्मशान भूमि और दुकानों के निर्माण से आय बढ़ाई। स्वास्थ्य विभाग ने कचरा प्रबंधन सुधारा। जलापूर्ति विभाग ने अवैध नल कलेक्शन नियमित किए और भूमि और अतिक्रमण विभाग ने राजस्व और यातायात सुधार में योगदान दिया। इस उपलब्धि में मुख्य अधिकारी डॉक्टर शेलके की नियोजनबद्ध और समन्वित कार्यप्रणाली का विशेष योगदान रहा, जिससे पूरे विभाग में दक्षता और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ी।
तो अगली खबर कोटा से है, जहां कानून की रक्षा करने वाली वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। जहां उद्योगनगर थाने में तैनात कांस्टेबल मनीष यादव ने अपने साले विष्णु और अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने कांस्टेबल सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश कर उन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा दिलीप सेन ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। जी, जानकारी में ये आया था कि एक पुलिसकर्मी द्वारा भी छीना झपटी अपहरण कर सामान छीनने का प्रयास किया, सामान छीनने की वारदात की। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। आज उस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें हमारा ये मानना है कि अगर कोई पुलिसकर्मी भी इस तरह की वारदात करता है, इस तरह के कार्य करता है जो असामाजिक कार्य है, आपराधिकता है, तो जीरो टॉलरेंस रखते हुए हम लोगों ने उसको भी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। सर आरोपी में क्या नाम है इनका, कहाँ पे थे? ये विज्ञान नगर, उद्योग नगर में पदस्थापित है पुलिसकर्मी। तो अगली खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी की रविवार को सेन धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल भारती ने की। सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से विद्याधर मिश्रा को सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया और जबकि वरिष्ठ पत्रकार सुमन कुमार ओझा को उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। बैठक में सदस्यों ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा की और प्रेस सोसाइटी के विकास और गतिविधियों पर चर्चा की। यह बैठक सदस्यों के बीच एकजुटता और संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने का अवसर भी रहा। यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी की ओर से सभी सदस्यों को साथ लेकर चला जाएगा। यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी की ओर से जो नौर के पत्रकार, उनके पलोट समनौर में यहाँ पत्रकार कॉलोनी नहीं काटी गई है, बाबूलाल भारती के साथ मिलकर पत्रकारों के भूखंड के लिए मुख्यमंत्री से वो पत्र लिखा जाएगा और नगर पालिका यो से भी इस बारे में मांग पत्र दिया जाएगा। यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी का एक भवन यहाँ पर बनना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क भूमि आवंटित की जाती है और राज्य सरकार ने जो विधायक और एमपी होते हैं उनके द्वारा इसमें भवन में कोटा दिया जाता है। इस कोटे से इस भवन का निर्माण शीघ्र ही कराया जाएगा। धन्यवाद सभी साथियों का जिन्होंने मुझे यूनाइटेड प्रेस सोसाइटी के अध्यक्ष पर अगली खबर हरदोई से है, जहां फाल्गुन माह के अवसर पर आयोजित होली महोत्सव में शहर का माहौल पूरी तरीके से धार्मिक और भक्तिमय दिखाई दिया। श्री खाटू श्याम जी के प्रेमियों ने गाजे बाजे और भक्ति गीत के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। हाथों में निशान लेकर भक्तों ने भजनों पर झूमते हुए यात्रा को आगे बढ़ाया और जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भी बड़ी संख्या में भागीदारी रही। यात्रा मार्ग पर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह सतर्कता बरती और सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की गई। कई स्थानों पर भंडारे और जलपान की व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और श्रद्धालुओं ने भगवान खाटू श्याम से सुख समृद्धि और शांति की कामना की। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं और प्रशासन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। अगली खबर हापुड़ से है, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। मीनाक्षी रोड पर रविदास जन्मोत्सव समिति ने तत्वाधान में भव्य झांकी निकाली गई, जो अम्बेडकर पुस्तकालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। झांकी में गुरु रविदास जी की प्रतिमा और भक्ति भजनों में सजी पालकी शामिल थी और हजारों श्रद्धालु रविदास जी महाराज की जय के नारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए और जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक सद्भाव और जाति पाति से ऊपर उठकर एकता का संदेश दिया गया। भक्तों ने गुरु रविदास के दोहे और भजन गाए, जो समाज में समानता और प्रेम की शिक्षा देते हैं। स्थानीय नेताओं और समाजसेवियों ने कहा कि गुरु रविदास का जीवन आज भी प्रासंगिक है और ये जयंती सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बने।
तो अगली खबर देहरादून से है, जहां कोटद्वार में बाबा दुकान को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बजरंग दल और एक विशेष समुदाय से जुड़े व्यापारी के बीच हुई बहस ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि राज्य में कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोटद्वार मामले में पुलिस अपना काम कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शम्स ने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सम्मान करने की अपील की। अब देखना होगा कि प्रशासन की अपील किस हद तक का असर दिखाती है और स्थिति पर नियंत्रण कितना रखा जाता है। देखिए, कभी किसी की शय नहीं होती है और मैं फिर इस बात को बता रहा हूं, लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए कई बार जरूरत से ज्यादा लाइनों को क्रॉस कर जाते हैं। उन्हें बियॉन्ड द लाइन रहना चाहिए और मैं ये मानता हूं कि जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी करना ये नुकसानदायक है। जो सरकार का काम है, सरकार अपना काम करे। जो भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, कभी किसी की शय नहीं होती है और मैं फिर इस बात को बता रहा हूं, लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए कई बार जरूरत से तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।